नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला फॉर बीपीएससी, जहां कॉन्सेप्ट सिंपल होते हैं और सिलेक्शन श्योर। तो मैं हूं उत्सव श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हमारे आज के क्लास में हेरिडिटी, जिसका चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कि आपको बीपीएससी में पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े डिफिकल्ट कहेंगे हम, डिफिकल्ट सेक्शन में, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि बीपीएससी हर साल 10 साल पूछते आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहीं पर हम जो पहला टॉपिक है हमारे जैसे हेरिडिटी, हेरिडिटी होता क्या, अनुवांशिकता होती क्या है, यही सबसे पहला सवाल है कि हेरिडिटी होता क्या है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आप देखे होंगे कि हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ कैरेक्टर्स हम लोग के अंदर में आते हैं। कई जगह पर क्या होते हैं कि जो पुत्र होता है उसका फादर के साथ उसका जो चेहरा होता है वो काफी सिमिलर होता है, या फिर मदर के साथ जो होती है उनका चेहरा जो होता है वो काफी सिमिलर होता है, मतलब कि कुछ चेहरे काफी मिलते जुलते होते हैं, साथ साथ कुछ कैरेक्टर भी मिलते जुलते होते हैं। जैसे कुछ कैरेक्टर अगर फादर्स में है तो वही कैरेक्टर्स के गुण जो होंगे वो सन या डॉटर्स में दिखते हैं। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर्स है जो कि हमारे पेरेंट्स से हम लोग में आते जा रहा है, तो ये आ रहा है जो इसी को कहा जाता है हेरिडिटी। ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब आपके जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, हमारे ऑफस्क्रीन में जाया जा रहा है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। ये जो है ये हेरिडिटी का चैप्टर ये बायोलॉजी के एक सेक्शन में पढ़ाया जाता है जो कि आपका है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकता। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर में हम लोग जेनेटिक बिहेवियर या वेरिएशन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंट यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग या रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस का मतलब होता है कि डीएनए का रिप्लिकेट करना, यानी कॉपी करना, एक जैसे डीएनए फिर वापस से बनना। जैसे मान लीजिए एक डीएनए यहाँ पर ए है और एक बी है, तो इसी का कॉपी करके यहाँ ए और ए बी बन गया। तो इस तरीके से डीएनए का वापस सेम जैसे कैरेक्टर्स को या सेम जैसे डीएनए को नया बनना। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा होता है ग्रोथ में या फिर रिपेयर में या रिप्रोडक्शन में। इन चीजों में ये डीएनए कॉपिंग का या रेप्लिकेशंस का आपको यूज करता है, जिसमें सेल जो होता है वो क्रिएट करता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए का एग्जैक्ट डुप्लीकेट सीट जो होता है वो कॉपी किया जाता है, तो इसमें आता है डीएनए कॉपिंग। साथ साथ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेरिडिटी में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मटर वाले, यानी जो हम लोग सुनते होंगे कि मटर का कॉन्सेप्ट है, तो वो किसके अंडर में आता है। तो एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेगोर जोहान्स मेंडल। ग्रेगोर जोहान्स मेंडल, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स? इन्होंने रिसर्च किया था मटर पे। एक्चुअली इनके बैकग्राउंड के बारे में भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि ये थे क्या। तो ये थे ऑस्ट्रिया, एक कंट्री था, उसमें एक ब्रुन नाम का सिटी था जिसमें एक चर्च के एक पादरी थे, चर्च के पादरी थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने गार्डन्स में एक मटर का देखा, मटर के जो बीज होते हैं उनको लेके इन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने जाना। तो इसके रिसर्च में उन्होंने बेसिकली जो मटर होते हैं उसके कुछ 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, जिसमें पहला कैरेक्टर होता है आपका फ्लावर का कलर। जो उसके फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, उसके कलर किस तरीके से, जैसे पर्पल है या फिर व्हाइट है। दूसरा जो कैरेक्टर था वो फ्लावर के पोजीशन के बारे में था, जैसे कि एक्सियल में हो रहा है या फिर आपका टर्मिनल पूरे में ऐसे फैल रहा है, तो ये चीज है। तीसरा था उन्होंने कैरेक्टर देखा सीड के कलर के बारे में, जो बीज है उसका कलर कैसा है, जैसे येलो है या फिर ग्रीन है। चौथा कैरेक्टर आपका जो हुआ वो था आपका सीड के शेप के बारे में, कि वो स्फेयर शेप का है, ये राउंड शेप का है या फिर रिंकल है, ऐसे मुड़ा हुआ है टोटल। पांचवा कैरेक्टर उन्होंने देखा जो उसका पॉड होता है, मतलब जो छिलके होते हैं वो किस शेप में आते हैं, जैसे इन्फ्लेटेड है ऐसे या फिर ये कॉन्स्ट्रक्टेड है, ऐसे मुड़े हुए हैं टोटल टेढ़े मेढ़े। छठा कैरेक्टर उन्होंने देखा पॉड के कलर के बारे में, यानी जो उसके पूरे जो छिलके होते हैं उसके कलर किस तरीके से है, जैसे या तो ग्रीन होगा या फिर येलो था, उसमें देखा उन्होंने। सातवां कैरेक्टर उन्होंने ये देखा कि स्टेम का लेंथ कैसा है, जो तने होते हैं उसकी लेंथ कैसे है, लंबे लंबे हैं या फिर छोटे हैं, ड्वार्फ हैं, ये कैरेक्टर्स को। तो इन कैरेक्टर्स को अध्ययन करके उन्होंने कुछ रूल्स निकाला जिसको उन्होंने नाम दिया दैट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है इनको, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे जो जीन्स होते हैं वो कैसे जीन्स आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हमारे में। तो मेन जो 3 लॉ उन्होंने बताया था, इन लॉ का नाम आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे ये लॉ के नाम पूछे जाएंगे, इसके डिटेल्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो लॉ जो है उनका नाम याद रखना जरूरी है, जो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में आते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविकता का
नियम, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके अध्ययन में यानी अपव्यूहन का नियम। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी इस नियम को याद से देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीएनए जो है वो किसके अंदर में आता है। जैसे कि हम लोग ने कुछ दिन पहले सेल पढ़ा था, तो सेल में हमने क्या जाना कि सेल के केंद्रक में यानी सेंटर में, न्यूक्लियस में आपके कुछ पदार्थ होते हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। इस एसिड में पाया जाता है क्रोमोसोम्स। इस एसिड में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में आपका पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो करता क्या है, तो ये करता है आपके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करता है। मतलब आगे जैसे कि हम कह रहे थे हेरिडिटी में कि जो हमारे गुण आए थे, जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो गुण आए हैं, वो गुण आए किसके थ्रू हैं? तो वो आए हैं डीएनए के थ्रू। तो इसलिए कहा जाता है जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलाया जाता है? डीएनए मिलाया जाता है। मान लीजिए पिता पुत्र में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा तो हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं? तो हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं कि डीएनए टेस्ट करो। डीएनए टेस्ट आप बहुत बार न्यूज वगैरह में सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके फैमिली में जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उनसे आप में क्या आया है, तो इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए। आया कैसे है? तो ये सेल में पाया जाता है। हर एक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, या न्यूक्लिक एसिड में आपको क्रोमोसोम्स होता है। उस क्रोमोसोम्स में आपको क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये आप देखेंगे कि ट्विस्टेड स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो डीएनए का मेन काम क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि डीएनए का आपसे रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है सबसे पहले कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा इसके नाम में ही न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर में जो एसिड होता है उसके लिए। तो इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार नाम भी पूछा जाता है। ये करता क्या है? तो ये कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो पेरेंट्स में आते हैं, उनको कैरी करता है। साथ साथ ये एक बिल्डिंग का काम करता है कि सेल्स में किस तरीके से नए सेल्स का नया डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर भी डीएनए का काम होता है। इस डीएनए में आपका जो इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, जिसमें हम लोग बहुत आसानी से मार के आते हैं वाटसन और क्रिक। बट वहां पर वो वाटसन और क्रिक गलत है कि डीएनए की खोज जो है सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था उनका नाम था फ्रेडरिक मिसेचर। मिसेचर जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने सर्वप्रथम डीएनए की खोज की थी, आइडेंटिफाइड डीएनए को किया था। लेकिन वाटसन और क्रिक का नाम क्यों कब से आया? तो वाटसन क्रिक का नाम आया था, उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था डीएनए के। जो आज हम लोग देखते हैं डीएनए में कि इस तरीके का जो मॉडल है इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स। इस टाइप से होता है और इस टाइप से होता है, ये डबल हेलिक्स होता है, इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वाटसन और क्रिक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है, डबल हेलिक्स है, और शेप कैसा होता है? तो ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है। इस तरीके से आपका घूम रहा है, ये ऐसे घूमते रहेगा, इस तरीके से ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है। साथ साथ इसका फंक्शन क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है हमको बिल्डिंग्स एंड मेंटेनिंग द सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू को बनाने का काम करता है। मान लीजिए सेल टिश्यू मर गया तो उससे क्या होगा? नए सेल्स की डेवलपमेंट होगी, तो वहां पर डीएनए का काम आता है। साथ साथ अगर देखें कि डीएनए को थोड़ा और डिटेल में जाने, तो डीएनए को जो हम लोग खोलते हैं तो उसमें हमको मिलता क्या है? तो टोटल 3 तरीके से सब्सटेंस। जैसे ये क्या है? तो एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, ये जो आप देख रहे हैं वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। बीच में आपका बेस पेयर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है नाइट्रोजेनियस बेस। नाइट्रोजेनियस बेस के अकॉर्डिंग पूरे डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडिन। प्यूरिन क्या होता है कि इसमें आपके 2 तरीके के जो नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होते हैं वो आते हैं, जिसमें एक आता है आपका एडेनिन और दूसरा आपका आता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। आरएनए क्या होता है? ये होता है डीएनए की तरह ही होता है, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका एडेनिन और ग्वानिन और एडेनिन, हाँ, दोनों जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंड है आपका नाइट्रोजेनियस बेस में, वो है आपका पिरामिडिन। पिरामिडिन में आता है आपको साइटोसाइनिन और थाइमिन। याद रखिएगा, साइटोसाइनिन और थाइमिन। थाइमिन की जगह पे साइटोसाइनिन तो आपका डीएनए में और आरएनए दोनों में पाया जाता है, बट थाइमिन जो होता है वो केवल डीएनए में पाया जाता है, और यूरासिल जो होता है वो आपका आरएनए में पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का। ये आपका आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से,
और ये आपका हो गया डीएनए का। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो इसमें नाइट्रोजनियस सब्सटेंस में आपका ये होता है आपका साइटोसाइनिन, ग्वानिन, एडेनिन, जो कि दोनों में पाया जाता है। साइटोसाइनिन, ग्वानिन, एडेनिन ये दोनों में पाया जाता है। ये डीएनए में भी पाया जाता है और ये आरएनए में पाया जाता है। बट डिफरेंस कहां आती है? डिफरेंस आती है आपकी नीचे जो फोर्थ आपका पिलर है उस पे, जो कि थाइमिन होता है, ये आपका पाया जाता है डीएनए में, जबकि यूरासिल जो होता है वो पाया जाता है आरएनए में। दवाइयों में इनका काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे आप सुने होंगे अभी कोविड का दौर आया था तो उसमें एमआरएनए वैक्सीन, इस टाइप के कुछ एमआरएनए टर्म्स आ रहे थे, तो वो आपके यहीं से आते हैं। यूरासिल इन्हीं सबसे डिफरेंस करके बनाया जाता है, चेंज करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको कि इसी चेंजिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना या आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये टर्म पूछा जाता है। इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, या यूं कहें कि अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब हम डीएनए से आरएनए में बना रहे होते हैं, मान लीजिए ये आपका डीएनए का पोर्शन है जिसमें आपका ये पूरा पोर्शन है, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये पूरे होते हैं। अब इनसे हम क्या निकाले? जहां जहां थाइमिन होता है उस जगह पे क्या आ जाएगा? यूरासिल। जहां जहां थाइमिन है वहां वहां आपका क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। बाकी सेम जैसे था वैसे ही रहेगा, जहां जहां थाइमिन है वहां वहां यूरासिल आ जाता है। तो ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन, और ये पूरा पोर्शन जो होता है आधा, वो आधा पोर्शन हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो डबल हेलिक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंगल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप का कन्वर्ट हो जाता है। डबल हेलिक्स में आपका ये पूरा प्रॉपर डीएनए का था, तो ये आपका डीएनए हो गया, और यहां पर इसको हम कन्वर्ट कर दिए तो ये आपका आरएनए हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके का जो चेंजिंग होता है, जो ट्रांसपोर्ट, जो चेंजिंग है, ट्रांसक्रिप्शन, उसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। और डीएनए से आरएनए में गया तो ट्रांसक्रिप्शन, और यही प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, कहने का मतलब है आरएनए से हम डीएनए में चले गए तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आई होप कि ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारा है डीएनए में ही, जैसे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस में आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आपको पाया जाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या कंटेन करता है? वो डीएनए को कंटेन करता है। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो उन्होंने क्रोमोसोम्स नाम दिया था वो थे वर्डियर। वर्डियर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के बारे में। और ये है नेक्स्ट आपका टर्म होता है जीन्स। जीन्स किसको होते हैं? जीन्स क्या है? ये डीएनए का ही एक पार्ट है जो कि कैरी करता है इंस्ट्रक्शन को, जो भी रूल्स आते हैं उन सारे रूल्स को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? तो वो करता है जीन्स। एक तरह से बात है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम में आपको जीन्स का काम होता है। ध्यान से अगर देखें इस पिक्चर को तो इसमें हमको समझ में आता है कि ये आपका पूरा एक सेल है, उस सेल के अंदर में ये आपका जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर में आपको इस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे टाइप से क्रोमोसोम्स होता है, और ये क्रोमोसोम्स में आपको डीएनए मिलता है। और डीएनए के अंदर में आपको मान लीजिए पूरा डीएनए का सेक्शन है, अब डीएनए के सेक्शन में से इस सेक्शन को मान लीजिए हम कट कर दिए तो यही आपका होता है जीन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। तो डीएनए का एक पार्ट होता है जीन्स। यानी यूं कहे कि न्यूक्लियस के अंदर में, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड जिसमें होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन आपका। ये पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत है। इसी में आता है नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ये होता है आपका जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आई कलर हो गया, हाइट हो गया, ये जो कैरेक्टर्स है वो जीन्स पे डिपेंड करते हैं। तो जीन जो डिटरमाइन करता है कि ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे, तो इन्हीं कैरेक्टर्स को जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उनको कहा जाता है, आपको ट्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम्स। अब हमने देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, बट ये क्रोमोसोम्स ह्यूमन में किस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंसानों में किस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहले इंसानों के जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्स्ट इसमें मतलब सेकेंड आपका ये चीज होगा कि कितने होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं क्रोमोसोम्स का, तो वो होते हैं टोटल 23 पेयर्स। पेयर्स का कहने मतलब है एक पेयर में 2 हो गए, तो 23 लिखा है, तो 23 में कितने हो जाएंगे? ये टोटल 46 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बात करें तो टोटल कितने होंगे? 46 हो जाएंगे। इन 46 में जो 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर में देखा जाए तो 44, ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं आपके
मेल और फीमेल दोनों में, यूनिसेक्सुअल का मतलब यहां पर वही था, मेल और फीमेल। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर है यानी जो क्रोमोसोम्स है वो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होती है। ये सारे क्रोमोसोम्स मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी पाए जाते हैं। तो डिफरेंस कहां है? मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंट जो पैदा करता है वो कौन सा क्रोमोसोम्स है? तो वो होता है आपका 23rd, जो लास्ट पेयर होता है वही क्रिएट करता है डिफरेंस। इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये सेक्स डिफाइन कर रहे हैं, ये मेल और फीमेल को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। जिसमें आपका मेल का जो पेयर होता है वो होता है 22 पेयर्स जो ऑटोसोम्स में होंगे, और लास्ट के दो पेयर, एक पेयर जो होता है वो होता है XY। तो क्रोमोसोम्स XY के टर्म में होते हैं, तो 22 पेयर्स तक तो सेम होते हैं, बट मेल में आपका हो जाता है यहां पर XY और फीमेल में आपका होता है XX। XX से जो पेयर होते हैं वो फीमेल में होते हैं। तो लास्ट के जो दो ये क्रोमोसोम्स है यही डिसाइड करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आगे जो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस बीपीएससी किस तरीके से पूछता है इसके बारे में। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप वीडियो को जरूर पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा, ताकि इससे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो बीपीएससी कई सालों में लगातार पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के प्रिंसिपल, मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? ये है उसके लैंगिक जनन पे कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उस पे मेंडल का जो आपका अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है? तो जो जीव विज्ञान है, जो जीव कोशिकाएं होते हैं उनमें जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसके वजह से आते हैं? तो वो आते हैं, हम लोग पढ़े डीएनए की वजह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज द जेनेटिक वेरिएशन। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके वजह से होता है? तो वो होता है बेंडिंग ऑफ जीन्स या क्रोमोसोमल चेंजेस या सफलिंग ऑफ जीन्स। तो किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो होते हैं वो आपके जेनेटिक वेरिएशन के रीजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डायरेक्ट देखिए इससे सवाल यही पूछा गया था 69 बीपीएससी में कि आपको डायरेक्टली जब पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तब हम बात करेंगे इसमें वाटसन और क्रिक की। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का किया था। बट आपसे अगर सवाल पूछेगा कि डीएनए का खोज किसने किया था, जैसे कि नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं, ये भी सवाल एक बार पूछा गया है कि डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? तो डीएनए का डिस्कवरी तो था वो किसने किया था? तो वो थे मैसेच्यूसेट्स। उन्होंने जो था डीएनए का डिस्कवरी किया था। तो वाटसन और क्रिक जो बहुत सारे स्टूडेंट थे इसमें मार के आए थे, बट इसका आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हरगोविंद खुराना, तो इनका क्रेडिट किस पे जाता है? तो इन्होंने किस पे डिस्कवरी किया था? तो उन्होंने किया था सिंथेसिस ऑफ जीन्स। जीन्स के बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है लैबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। डीएनए के बारे में सिंथेसिस किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल जीन्स के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो मेल जीन्स में क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने जाना कि मेल में जो होता है टोटल हमारे पास कितने पेयर्स होते हैं? तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और जिसमें लास्ट जो होता है, लास्ट पेयर, वो होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो लिंग की पहचान करता है। तो उसमें जो मेल होते हैं उसमें XY होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा XY। और XX किस में होता है? तो ये आपका फीमेल में होता है, याद रखिएगा ये चीज। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है हम लगातार वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।